हेलो बेटा। हमारे पास जो अभी टॉपिक है ना डिस्कस करने वाला, उसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, देखिए काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट्स स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या स्टडी करते हैं एंड विल प्रोसीड इन दैट वे आल्सो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप जैसे जैसे इस टॉपिक को करोगे तो आप लोगों ने साथ साथ इन चीज़ों को कॉपी पे नोट करना है। ओके, देखिए हमारे पास सबसे पहले एक वर्ड आता है बेटे, मोशन। कॉपी पे लिखना शुरू कर देना साथ में, ठीक है। मोशन, तो हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है मोशन। अभी मोशन होता क्या है? मोशन क्या होता है? इफ अ पार्टिकल if a particle change its position its changes its position with respect to surrounding or time, with respect to the surrounding or time, then particle is in motion. Then particle is in the motion. तो अब हम बोलते हैं पार्टिकल जो है वो मोशन पे है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है रेस्ट। अभी रेस्ट क्या चीज है? रेस्ट क्या चीज है? इफ पार्टिकल is not changing its position with respect to surrounding or time, with respect to surrounding or time, then particle is said to be at rest. Then particle is said to be at rest. तो आई थिंक ये काफी हद तक आपको चीजें पता लग गई हैं। मोशन में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चेंज होने चाहिए, पोजीशन चेंज होनी चाहिए किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। अगर वो चेंज होती है तो मोशन है, अगर नहीं चेंज होती है तो वो रेस्ट है। और ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव। ये एक दूसरे के रिलेटिव है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट नीदर, इसका मतलब होता है नीदर नीदर absolute rest nor absolute मोशन पॉसिबल। मतलब ना तो पक्की पूरी रेस्ट पॉसिबल है, ना एब्सोल्यूट आप कह सकते हो बॉडी रेस्ट पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल इन अ मूविंग ट्रेन, फॉर एग्जांपल इन अ मूविंग ट्रेन पैसेंजर इज एट रेस्ट, है ना। पैसेंजर इज एट रेस्ट with respect to the
fellow passengers, but not for a person, not for a person who is standing like on the platform. मतलब प्लेटफॉर्म पे जो बंदा खड़ा है उसके हिसाब से ट्रेन अगर चल पड़ी है तो वो मोशन में आ गई है, और एक बंदा जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसके साथ वो अपने दूसरे पैसेंजर्स को देख रहा है तो उसके हिसाब से वो रेस्ट पे बैठा है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशंस आर नेवर पॉसिबल। ओके, फिर हम लोग ना टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। ये कॉपी पे लिखते जाना बेटे, टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहला आता है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन सबसे पहला हमारे पास वर्ड आता है। अभी रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है, लेट्स चेक आउट। देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है a particle is moving in a straight line. You say, especially this word, a particle, okay? Yeah, you could say a point object moving in a straight line, moving in a straight line. So that's called the rectilinear motion. Then motion is said to be rectilinear. Second point of it, translatory motion. Translatory motion. अभी इसमें अपन ने पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बोला, ओके। अभी अपन करने लगे ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में, ठीक है। अभी ट्रांसलेटरी मोशन के क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं, लेट्स चेक आउट। इसमें हम बॉडी बोलते हैं, ओके। इफ अ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और system of particles move in a straight line, move in a straight line, then all the particles, of a body move through the same distance, in the same time, in the same time. That's called the translating motion. मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, तो आपके पास ये बॉडी जो है, ये मान लीजिए इधर को जा रही है, तो इस बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। दैट्स कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। और फर्क ये है कि जो रेक्टिलिनियर मोशन था, इसमें अपन इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद हमारे पास आता है, ये था फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट आता है। इसमें आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ए पार्ट क्या होता है, इफ अ पार्टिकल if a particle moves along a circular path, moves along a circular path, then it is called
then it is called circular motion. It is called as a circular मोशन, तो उसका नाम सर्कुलर मोशन रखते हैं. फिर आता है रोटेशनल मोशन. इसका नाम आता है बेटे रोटेशनल मोशन. इसमें क्या होता है, व्हेन अ बॉडी और, क्योंकि सर्कुलर इज मेंट फॉर अ पार्टिकल और फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बेटे, ठीक है ना. So when a body or system of particles or system of particles rotate about a fixed axis, rotate about a fixed axis, that's called the rotational motion. Then that's called the rotational motion. ठीक है बेटा. और थर्ड पॉइंट आ गया, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है. ये हमारा सारा मैकेनिक्स का पोर्शन है जिसमें जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, सारे टर्म्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग. अभी तो जस्ट डेफिनेशंस करनी है. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, दैट्स अ टू एंड फ्रो मोशन. That's a to and fro motion about a mean position. About a mean position. That's called the oscillatory motion. Okay. और B पार्ट है बेटे वाइब्रेटरी मोशन. क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है. If oscillatory motion is very fast, if oscillatory motion is very fast, then that's called the vibratory motion. And that's called the vibratory motion. अगर आप इसको और अच्छे वे में समझना चाहते हो तो आप इसमें ऐसे समझ लो, जैसे हम किसी बॉडी को थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, ऑसिलेटर होता है ना, ऑसिलेटर होता है, ऐसे ऑसिलेट करता है. स्प्रिंग बैलेंस आ गया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आ गया, रदर है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आ गया, ऐसे करके ऑसिलेट करेगा. सिंपल पेंडुलम आ गया, दैट्स कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन. ओके ओके, तो आई होप आप लोगों ने साथ साथ लिख लिया ये चीज़. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप देख पा रहे हो इसमें कुछ सिर्फ लिटरेचर है, लिखने वाला है, बस आपको वो लिखना है अच्छे से. ठीक है, इसको नोट करना. देखिए नेक्स्ट आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास में हमारे पास क्या आता है कि मान लीजिए एक बॉडी है. ओके, ये एक बॉडी है, ये बॉडी ने यहां से एक डिस्टेंस कवर किया, जो कि इसका जो साइज है, मान लीजिए d इसका साइज है, और जो इसने ये डिस्टेंस कवर किया ये l है. l इज अ लेंथ जो उसने कवर की, एंड यू कैन सी l इज मच ग्रेटर देन d. then body is considered as a point object. Then body is considered as a point object. ओके, जैसे मान लीजिए सिंपल है, अमृतसर टू दिल्ली जाना है ट्रेन ने, तो ट्रेन का साइज होता है, लेकिन अमृतसर टू दिल्ली तक जाने के लिए जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो बहुत ज़्यादा है as compared to its length. Similarly, like if you say from Mumbai to Delhi, train is going, Shatabdi is going from Mumbai to Delhi, तो उसमें क्या होगा, मुंबई टू दिल्ली तक जो ट्रेन का साइज है इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल.
जो ट्रेन का साइज है, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। समझ लग गया पॉइंट? इस चीज को आप ध्यान में रखना, दैट्स कॉल्ड द पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट आ गया वर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हम लोग फेमिलियर हैं, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां से हम मेजरमेंट को देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ, जैसे मैं पूछता हूँ किसी बच्चे से, मैं पूछता हूँ बेटे तेरा घर कितनी दूर है, वो एकदम से आंसर दे देगा सर आप कहाँ से पूछ रहे हैं। तो वो जब बोलेगा ना सर कहाँ से पूछ रहे हैं, वो जहां से पूछ रहा है ना, कहाँ से पूछ रहे हैं, उसी टर्म का नाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब किस लोकेशन से बात कर रहा है, दैट्स द पॉइंट, दैट्स कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Frame of reference, you can say, it is the coordinate system, you could say in that way also. It is a coordinate system from where, जहां से आप किसी भी इवेंट को देख रहे हो, उसके कोऑर्डिनेट्स को मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो जहां से आप किसी भी इवेंट की ऑब्जर्वेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से किसी भी इवेंट की आप ऑब्जर्वेशन करते हो, that is considered as a frame of reference. So let me define you this in words also. The frame of reference is a system of coordinate axis, is a system of coordinate axis. ठीक है बेटा, मैं भी बता देता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या आता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस attached to an observer with respect to which an observer can describe position, velocity, and acceleration, or you can say any event. Okay. Open moving object of a moving object. ठीक है, आप इसको और अच्छे वे में ऐसे भी लिख सकते हो। इट इज अ रीजन, it is a region or zone from where observation are taken, from where observation are taken for the motion parameter of a body, It can be at rest, it can be at rest, or may be moving, या मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे है और यहाँ पे एक कार है जो जा रही है आगे को। ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो ऑब्जर्वर है ये ग्राउंड पे है। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम जो है वो कौन है बेटे?
ग्राउंड है। ओके, आप ये बोलोगे द स्पीड ऑफ कार, ये हमारी कार है, द स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड is, you call it as velocity of car with respect to the ground. We see g as 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, है ना, राइट साइड की तरफ जा रहा है। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास एक और ऑब्जर्वर है, ये गाड़ी तो इधर ही जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, है ना, सॉरी बेटा ये 5 आना था। मान लीजिए हमने इस ऑब्जर्वर को पीछे पीछे भेज दिया, ओके, और बोला भाई तू 2 मीटर पर सेकेंड के साथ जा। अब ये ट्रॉली पे बैठ गया ऑब्जर्वर, ये तो कार ही है ना, और अभी आप क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि अब हमारा ऑब्जर्वर तो ट्रॉली पे बैठ गया, अमीर हो गया ना, ट्रॉली पे बैठ गया, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिखोगे ना जब, तो बेटा 5 माइनस 2 3 मीटर पर सेकेंड आ रहेगी, और ये भी टूवर्ड्स राइट। मैं इसमें थोड़ी सी चीज ऐड कर देता हूँ, आपने ये बोला क्योंकि ये इसके ऐसा नहीं है ना, इसके ट्रॉली के पीछे और ये इसको ऐसे जाके हिट कर देगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है, ऐसा नहीं काम करना, ओके। पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मान लीजिए ये दो ट्रैक्स थे ऐसे, है ना, दो पैरेलल ट्रैक्स थे, और अब ये जो ऑब्जर्वर है ट्रॉली वाला, अब ये इस पे ही है, ये देख कार को ही रहा है, लेकिन इसकी स्पीड अभी आपने बोल दी कि सर ये 8 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, इसका वेलोसिटी तो 5 ही है। तो अब जब वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली देखोगे तो वो 5 माइनस 8 के साथ आएगा -3 मीटर पर सेकेंड, पर ये माइनस आ गया टुवर्ड्स राइट, और बेटे राइट का अगर आप माइनस कर दो तो वो क्या होता है, लेफ्ट होता है ना, मीन्स इसका वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके बेटा, वही ना, एक राइट साइड होती है तो उसका नेगेटिव, और लेफ्ट साइड होती है, अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लोगे, इसका नेगेटिव नेगेटिव कर दोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस वाला पॉइंट है, देख लेना, नहीं पता लगेगा तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास, ओके। ओके, तो ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ज्ञान शेयर करना चाहूँगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे पास फर्दर ये 3 तरह का होता है बेटे, कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 तरह का होता है। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो बड़ा फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा है, एक्स वाई जेड। स्फेरिकल इज लाइक आर थीटा फाई, एंड इसमें यू कॉल आर फाई जेड। इन तीनों का नोटेशन अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, आप कैसे ड्रॉ करते हो, x y z and they are mutually perpendicular. Spherical coordinate system is बेटे r theta phi, so this is something like, बनाओगे आप ऐसे ही इसको, ठीक है, कॉपी पे ड्रॉ कर लेना इसको, कॉपी पे ड्रॉ कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये मैं स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया, ये एंगल आ गया थीटा, इसका रेडियस r, और ये आ गया फाई, ये x एक्सिस, ये y और ये z, ये r रेडियस, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट्स के लिए आपने स्फीयर ड्रॉ किया ना, ये आ गया r थीटा फाई, ये आ गया r, ओके। अच्छा, सिलेंडर के लिए आप क्या ड्रॉ करोगे, फिर से वही चीज, फाई, आप ये ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, जिसमें r तो आपका रेडियस रहेगा इसका, ठीक है, फाई इज द एजिमुथल एंगल, एज z इज द हाइट।
कोई भी पॉइंट मार्क करेंगे तो कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं सोचना है, इसका डिटेल डिस्कशन नहीं है हमारे में। यू वॉन्ट फाइंड एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सिलेंड्रिकल, तो आई डोंट वांट कि हमें इसमें कंफ्यूजन हो, पर ये दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ज़्यादा। कार्टेशियन की तो अभी जरूरत पड़ने वाली है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन रोटेशनल मोशन में ज़्यादा अच्छे से करें, ठीक है। रोटेशनल मोशन में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, लेट्स चेक आउट नेक्स्ट वर्डिंग। देखो हमारे पास ना दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, देखिए कौन कौन से हैं। एक इनर्शियल फ्रेम होते हैं, एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? जिसमें न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल। इसमें न्यूटन्स लॉ वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ने वाले, इसमें हम लोग रियल फोर्सेस शो करते हैं, रियल फोर्सेस शोन ओनली। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनर्शियल फ्रेम में, relatively they are at rest, relatively they are either, you can say either at rest, या तो रेस्ट पे हैं, और moves with the uniform velocity, और moves with the uniform velocity। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? वही, अगर इसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, न्यूटन्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और कौन से होते हैं? इसमें हम रियल एज वेल एज सूडो फोर्सेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, अभी नहीं, सूडो फोर्सेस शो करते हैं। क्या आती है, क्या आती है, ये हम लोग लॉज ऑफ मोशन में ही करने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में। अभी नहीं बताना है, अभी सिर्फ आपको क्योंकि लिटरेचर लिखना है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इसमें देयर इज रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द फ्रेम्स, देयर इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द फ्रेम्स, ठीक है, ऑफ रेफरेंसेस। इनके बीच में, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन होती है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल का मतलब मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ, उसका मीनिंग क्या था, मैं आपको लॉजिक चलो शेयर कर देता हूँ। मान लीजिए आप ना एक ट्रॉली में बैठे हो, ओके, आप ना एक ट्रॉली में बैठे हो। मैं छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बिकॉज डिटेल डिस्कशन इसका अपन नेक्स्ट आने वाले उसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी वो नहीं डिटेल करनी, तो लॉजिक समझना। मान लीजिए बेटा ये बड़े आराम से ना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो आप इसमें आराम से खड़े हो गए ऐसे करके, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट कर गया तो क्या होगा? आपने एक्सपीरियंस करा है, जब ये आगे को एक्सेलरेट करेगा ना तो आप ऐसे गिरोगे, राइट, पीछे को गिर जाओगे। तो आपको किसी ने पुश थोड़ी करा है, पर आपने यू फेल्ट अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमें कोई बंदा पुश करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आप खड़े हो, तो आपको कोई पुश करेगा, तभी आप आगे की तरफ ऐसे झुक जाओगे ना, जब आपको कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। जब कोई आपको फोर्स ही नहीं लगाया तो आप पीछे को क्यों गिर रहे हो? तो वही, इसी फोर्स का नाम हमने सूडो फोर्स रखा हुआ है, बेसिकली इसी फोर्स का नाम सूडो फोर्स रखा हुआ है, जिसमें सिस्टम की एक्सेलरेशन के कारण उसके अंदर जो कोई बॉडी पड़ी होती है उसके ऊपर फोर्स लगती है। इसका वैल्यू क्या होता है ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, है बहुत सिंपल है, पर मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक और चीज इसमें जो टाइप्स ऑफ मोशन हमने करा था,
डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप्स ऑफ मोशन कैसे आती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ब्रदर, डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होती है। तो ये बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ी भी है, समझी भी है, सुनी भी है। 1 dimensional motion, 2 dimensional motion and 3 dimensional motion. Okay, 1 dimensional motion, 2 dimensional motion, 3 dimensional motion. बट हमें पता है कि कोऑर्डिनेट 3 होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, हमने अभी करा। कोई भी ले लो, कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कोई भी ले लो, पर कहता है अगर अगर सिंगल 1 कोऑर्डिनेट चेंज करता है आउट ऑफ 3, 1 कोऑर्डिनेट, है ना, चेंजेस out of 3, then that's called 1 dimensional motion. अगर आपको 2 coordinates चेंज करते हैं, 2 coordinates changes out of 3, then you call it as 2 dimensional motion. अगर 3 coordinates चेंज करते हैं, अच्छी बात ये है, all 3 changes, then that's called 3 dimensional motion. जैसे मैं एग्जाम्पल सिर्फ थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। मान लीजिए, अच्छा इसमें याद रखना कोऑर्डिनेट्स चेंज होने की बात की जा रही है, ना कि कोऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ, एक है आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 -1, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए 1 2 1, कुछ ऐसा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स चेंज कर गए, इसके पास भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके पास भी 3 है, पर चेंज तो एक ही हुआ ना, -1 से 1, इस वजह से ये 1 डायमेंशनल मोशन है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अगर आपने बोल दिया सर 1 2 -1, मैं थोड़ा सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ उसको, ये आ गया 1 0 1 0 1 0 1, कुछ ऐसा। तो इसमें आप देखो ये 1 तो सेम रहा, चेंज तो ये 2 हुए, इस वजह से ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। और अगर आपके पास है 1 1 2 -1 2 -1 0 0, कोऑर्डिनेट्स ये तो हो गए 0 0, पर ये नहीं बोलना कि सर कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेट्स चेंज देखना है, कोऑर्डिनेट चेंज देखना है, कोऑर्डिनेट चेंज देखना है। इसमें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज कर गए, सो इस वजह से 3 डायमेंशनल मोशन है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटे, एग्जांपल्स आप अपने आप देख लेना, ठीक है। ओके, इट्स एनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो हम शुरू करेंगे उसमें हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।